हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता एंड वेलकम बैक टू प्लस माइनस। सो इस सीरीज़ में एक न्यू सीरीज़ हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जो DSSB TGT सोशल साइंस के ही जो एग्ज़ाम्स, जो पास्ट ईयर के पेपर्स हैं, उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। मेनली हम सारे क्वेश्चंस यहीं से उठाएंगे। जो DSSB TGT सोशल साइंस जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है पेपर भी, उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मेल फीमेल बोथ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 6, 1945, इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले वाली बात हो रही है। अमेरिका रिलीज एटम बॉम्ब ऑन जापान नेम्ड। ये तो हमें पता है, अमेरिका ने दो बॉम्ब गिराए थे जापान के ऊपर। पता है हम सबको, 1945 में ही दोनों गिराए थे। एक August 6 को गिराया था, एक August 9 को गिराया था। तो जो August 6 को गिराया था, उस बॉम्ब का क्या नाम था? लिटिल सीक्रेट, लिटिल बॉय, लिटिल डॉफ, लिटिल गर्ल। तो जो सेकंड वाला था, उस सॉरी, जो फर्स्ट वाला था ना, हम August 6 हमसे उसका पूछा है। तो उसका क्या नेम था? उसका नेम था लिटिल बॉय। ठीक है। अमेरिका ने दो बॉम्ब गिराए थे जापान के ऊपर। एक August 6 में गिराया था, एक August 9 को गिराया था। August 6 को जो गिराया था वो हिरोशिमा में गिराया था। 9 को जो गिराया था वो नागासाकी में गिराया था। तो जो हिरोशिमा में गिराया था उसको हम बोलते हैं लिटिल बॉय। बहुत, आप ये बोलो कि इतने लोग मरे थे उस टाइम पे, ऑलमोस्ट 80,000 से ज़्यादा लोग, जब ये अटैक हुआ था, न्यूक्लियर अटैक, उसमें मारे गए थे जापान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The only people who had any right in India are the British, for which government bill these lines were quoted. क्या लाइन का मतलब क्या है इस लाइन का? कि इंडिया पर किसका राइट है? सिर्फ ब्रिटिश का राइट है। किन लोगों का राइट है? सिर्फ ब्रिटिश का। ठीक है। एक एक गवर्नमेंट बिल पास हुआ था, जिस बिल के अगेंस्ट में ये लाइन बोली गई थी, ब्रिटिश के थ्रू ही बोली गई थी। ऑब्वियसली इंडिया के लोग तो ये बोलेंगे नहीं। तो वो कौन सा बिल था जिसके थ्रू ये लाइन, जिसके लिए ये लाइन बोली गई थी? कैबिनेट मिशन प्लान, सेकंड एल्बर्ट बिल, सी साइमन कमीशन, या डी पिट्स इंडिया एक्ट। कौन से बिल के अगेंस्ट में ब्रिटिश ने ये लाइन बोली थी कि सिर्फ इंडिया पर किसका राइट है? ब्रिटिश का राइट है। तो वो बोली थी बी। एल्बर्ट बिल जब पास हुआ था उसके लिए बोली गई थी। ठीक है, ये पास हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में उठ के बन के आ जाता है क्वेश्चन, कि एल्बर्ट बिल के टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो लॉर्ड रिपन थे। हुआ क्या था इस बिल में? बेसिकली जब ये बिल आया था अराउंड 1883 में, आपका ये बिल आया था। तो इस बिल में ये था कि जो यूरोपियन पर्सन्स हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, उनका ट्रायल भी इंडियंस कर सकते हैं। मतलब कि आप ये समझो कि जो इंडियन जज है और जो ब्रिटिश जज है, उनमें एक इक्वालिटी लाने की कोशिश करी थी। कि ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटेन के लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको जो उनका ट्रायल है वो सिर्फ ब्रिटिश लोग करेंगे, ऐसा नहीं होगा, इंडियंस भी कर सकते हैं। तो इंडियन जज और ब्रिटेन के जो जज थे, उनमें एक इक्वालिटी लाने की कोशिश की थी। तो अब क्या ये बात ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के लोग थे, उनको पसंद आएगी? जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनको पसंद आएगी? नहीं। तो उन्होंने इस बिल को क्या किया था? पास, आप ये कह सकते हो कि विड्रॉ करने के लिए बोल दिया था। जब ये बिल आया कि ये बिल नहीं आएगा, इसको विड्रॉ करने के लिए बोला। तो जो इंडियंस थे उनमें बहुत हड़कंप मच गया, उनको बहुत आउटरेज हुआ, उनको बहुत गुस्सा आया। ठीक है, तब ये लाइन ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बोली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच न्यूज़पेपर सपोर्टेड द इंडिगो पेजेंट मूवमेंट ऑफ चंपारण? ठीक है, इंडिगो पेजेंट मूवमेंट जो था चंपारण का, कौन से न्यूज़पेपर में उसको सपोर्ट किया गया था? ठीक है, मतलब कि आप ये कह लो कि जो ब्रिटिश का इतना ज़्यादा जो वो बुरा हाल कर रहे थे उस टाइम पे इंडिगो पेजेंट का, वो कौन से न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा दिखाया गया था? कौन से न्यूज़पेपर में ब्रिटिश ऑफिशियल्स को उस टाइम पे क्रिटिसाइज किया गया था? ए मद्रास गैजेट, बी हिंदू हिंदू पेट्रियोट, सी बंगाल गैजेट, या डी टेलीग्राफ। तो कौन से न्यूज़पेपर ने सपोर्ट किया था उस टाइम पे इंडिगो पीजेंट मूवमेंट को? हिंदू पेट्रियोट ने। ठीक है, अब ये हमारा इंडिगो पीजेंट मूवमेंट था क्या? ये हम सबने सुना है कि एक इंडिगो रेवोल्यूशन आया था, इतना तो हम सुना हुआ है ना हम लोगों ने। ब्रिटेन में
इंडिगो की जो डिमांड थी वो बहुत इंक्रीज हो गई थी। इंडिगो की क्लोथ मैन्युफैक्चर होने के लिए डाई यूज करते थे, इसकी डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ी, इंडिया में इसका प्रोडक्शन बढ़ाया गया, क्योंकि इंडिया से ये एक्सपोर्ट होता था। जब इंडिया से एक्सपोर्ट होगा तो इंडिया में इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। बहुत ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उस टाइम पे इंडिगो में इन्वेस्ट किया। अब हुआ क्या, इंडिगो से जो भी इन्हें प्राइस मिलता था, जो ये इंडिगो के कल्टीवेटर्स थे, जो इंडियंस थे ना, जो इंडिगो उगाते थे, जो कल्टीवेटर्स थे, इनको जो प्राइस दिया जाता था वो बड़ा कम दिया जाता था। बहुत ही कम प्राइस हम इनको देते थे। ठीक है। तो उस चक्कर में इंडिगो, आप ये कह सकते हो, जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, चंपारण मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो इसी वजह से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इनकी जो हालत थी वो बड़ी खराब हो गई थी। तो ये कौन से न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा कवर किया गया है? हिंदू पेट्रियोट ने। इसके अपार्ट हिंदू पेट्रियोट में काफ़ी ऐसे जो बिल्स उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने पास किए थे, उनको क्रिटिसाइज किया गया, उनको अपोज किया गया है, जिसमें हमारा एल्बर्ट बिल भी था, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट भी था, इन सबको भी अपोज किया गया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइडेड डायरकी एट द सेंटर? गवर्नमेंट एक्ट आया, कौन सा वो एक्ट था जिसने डायरकी प्रोवाइड की? डायरकी होता है टू फॉर्म गवर्नमेंट, आप कह सकते हो इसे मोटा मोटा, मतलब कि एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम पे थी। डायरकी लाने का मतलब था कि इंडियंस का रोल भी गवर्नेंस में इंक्रीज हुआ। ठीक है। तो कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके थ्रू इंडियन का रोल जो था वो उस टाइम पे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें इंक्रीज करने की बात करी गई? एक्ट ऑफ 1935, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1892 या फिर एक्ट ऑफ 1809? ये किया गया हमारा एक्ट ऑफ 19, इसका आंसर यहाँ शायद गलत है, ये हमारा 1999 में किया गया था, इसका आंसर बी होगा। ये 1999 में आया था। जो 1935 का जब एक्ट बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका बेसिस था डायर की। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो था वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था ऑलरेडी। ये 1919 के एक्ट में इंट्रोड्यूस किया था कि इंडियन का जो रोल है वो गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीज होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो थी ही थी, इंडियंस को भी फर्दर पुश करने के लिए कोशिश करी गई थी। ठीक है, इसलिए इसे डायर की बोला गया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। Which one of these is not related to UNO as agencies? ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये। कब बनी थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी। पता है ना हमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको बनाया गया था। ऑलमोस्ट आई थिंक 51 कंट्रीज ने इसको मिलके बनाया था। तब क्योंकि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी कि ऐसे ही कोई कंट्री दूसरी किसी कंट्री पे अटैक ना करते, लॉस होता है ना हर चीज़ में। तो उसको देखते हुए एक पीस, एक हार्मनी बनी रहे, इस यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। तो कौन सा इन चारों में से इसकी एजेंसी नहीं है? डब्ल्यू है, यूनेस्को भी है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी है, बेमसेफ नहीं है। ठीक है। बेमसेफ क्यों नहीं है? बेमसेफ हमारी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों बनी है ये ऑर्गेनाइजेशन? इसकी फुल फॉर्म क्या है पहले वो देख लो। ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये बनी क्यों है? जो एम्प्लॉयज़ के साथ कास्ट, आप ये कह सकते हो एम्प्लॉयज़ के साथ जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको लड़ने के लिए हमने बैंसेफ बनाया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज मेंशनड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। पता ही है ना ये हम सब लोगों को तो, कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है। टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे? 6। ये हमारा सिक्स्थ वाला है, ये तो हमें पता ही है। कौन से आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है? आर्टिकल 30, 14, 32, 23। आर्टिकल 32 में इसको मेंशन किया गया है। टोटल 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है। कौन से कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स में इनका मेंशन है? पूरे 6 का। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 में। आई थिंक आर्टिकल 12 में भी है, उसमें फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन दी हुई है, उनको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। लेकिन 14 से 35 एक एक फंडामेंटल राइट हमारा आर्टिकल होल्ड करता है।
आर्टिकल 32 जो है वो स्पेसिफिकली हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से लेके है। इसका मतलब क्या है कि बाकी के जो बचे हुए 5 हमारे फंडामेंटल राइट है, अगर उनमें से कोई भी वॉयलेट होता है तो सिटीजन के पास राइट है, हमारे पास राइट है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब अगर मेरा राइट टू इक्वालिटी हम कहें मेरा वॉयलेट हो रहा है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हूँ। किस राइट के थ्रू जा सकती हूँ? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कौन सा है? आप देख रहे हैं क्वेश्चन काफी वैसे इजी है, एग्जाम में जो आया हुआ है। महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जस्टिस राणा डे, दादा भाई नौरोजी या फिर फिरोज शाह मेहता। मुझे लगता है हम सबको पता ही है कि महात्मा गांधी किसे अपना गुरु मानते थे। वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु वो मानते थे। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। जब महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से, 1915 में ही आए थे ना, शायद 1916 में आए थे। तो जब भी वो आए थे 1915 में ही आए थे आई गेस, जब वो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। ठीक है। जो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्हें पूरी इंडिया की बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी। इंडिया में जो इश्यूज चल रहे थे, जो प्रॉब्लम्स हम इंडियंस फेस कर रहे थे, उनकी इनको नॉलेज थी। वही ज्ञान इन्होंने आगे महात्मा गांधी को बांटा। ठीक है। एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो थी फाउंड करी थी, उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है हमारा, वो है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसके थ्रू फाउंड करी गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के थ्रू। एजुकेशन को और बढ़ाने के लिए ये सोसाइटी फाउंड की थी गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखते हैं। फ्रांस वेंट टू वॉर इन 1792 विथ विच कंट्री? फ्रांस की वॉर हुई थी 1792 में, कौन सी कंट्री के साथ हुई थी? ऑस्ट्रिया, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं। फ्रांस तो 1792 से, आप कह सकते हो 1799 का टाइम था ना, उसे फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उसमें फ्रांस की यूरोपियन जो, और फ्रांस के अलावा जो यूरोपियन पावर्स थी उनके साथ लड़ाइयाँ हुई हैं, काफ़ी काफ़ी वॉर हुई हैं। तो 1792 में जो हुई थी वो ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी। ठीक है। और जो 1792 से 99 तक के बीच की वॉर हुई है उन्हें हम फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स के नाम से भी जाना जाता है, उस नाम से भी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड द न्यूज़पेपर महारटा इन विच लैंग्वेज? बाल गंगाधर तिलक, हम सबने इनका नाम सुना है। इंडिपेंडेंस, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में, फ्रीडम दिलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। एक बहुत एक्टिविस्ट थे ये उस टाइम पर। इन्होंने दो न्यूज़पेपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से क्वेश्चन उठ के आ सकता है, दो पब्लिश किए थे। दो न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किए थे। एक है आपका महारट, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा ही गया है। दूसरा है हमारा केसरी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो ये महारटा था ये तो इन्होंने इंग्लिश में किया था, और जो केसरी था वो कौन सी लैंग्वेज में किया था? जो केसरी था वो मराठी में किया था। क्लियर है? आगे देखते हैं। विच पेयर इज नॉट करेक्ट? कुछ ये हमारे इंडियन एक्टिविस्ट हैं, उनके नेम हैं। राइट साइड में उनके कुछ सिटीज हैं जहां से वो उन्होंने इंडियन, जब इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए जो रिवॉल्ट हुए थे उनमें पार्टिसिपेट किया था। बेसिकली इन चारों का जो मेन रोल है, वो जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था उसमें इन चारों का बहुत प्रोमिनेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने बहुत, आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था वो धीरे धीरे सिटीज़ में फैलता चला गया। काफ़ी सिटीज़ में वो रिवॉल्ट हमें देखने को मिला। ठीक है। तो लक्ष्मीबाई ने झांसी से लड़ाई करी थी, कुंवर सिंह ने लखनऊ से करी थी, तात्या टोपे ने ग्वालियर, नाना साहिब कानपुर। तो कौन सा इनकरेक्ट है? नॉट करेक्ट हमसे पूछा है ना क्वेश्चन में। तो कुंवर सिंह ने लखनऊ से नहीं करी थी, कुंवर सिंह ने बिहार से करी थी। बाकी सब ठीक है, तात्या तोपे ने ग्वालियर से करी थी, नाना साहिब ने कानपुर से करी थी। ठीक है। नाना साहिब किसके बेटे थे? पेशवा बाजीराव के सन थे नाना साहिब। ठीक है। उन्होंने कानपुर से लड़ा था, लेकिन कुंवर सिंह ने लखनऊ से नहीं लड़ा था। कुंवर सिंह ने कहाँ से लड़ा था?
बंगाल से लड़ा था। ठीक है। लखनऊ से भी लड़ा किसने था? लखनऊ से जो लड़ा था वो ब्रिटिश कादर ने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। ब्रिटिश कादर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत ज्यादा। किसके सन थे ये? नवाब वाजिद अली शाह के ये सन थे। इन्होंने लखनऊ से पार्टिसिपेट किया था। इसके अपार्ट जो इनकी मदर थी बेगम हजरत महल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बेगम हजरत महल ने कहाँ से पार्टिसिपेट किया था? लखनऊ से ही किया था। बट ये बहुत पूछा जाता है कि बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द कैबिनेट मिशन प्लान? कैबिनेट मिशन प्लान आया था इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी, जस्ट उससे पहले कैबिनेट मिशन प्लान को ब्रिटिश लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे ब्रिटिशर्स कैबिनेट मिशन प्लान को? उनका मेन जो मुद्दा था वो इसलिए लेके आए थे कि क्या इंडिया का फ्यूचर रहना चाहिए, उस पर थोड़ा सा चर्चा होनी थी। उसके लिए ये प्लान बनाया गया था, इस प्लान को लेके आया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका क्या फ्रेमवर्क रहेगा, जो बननी थी। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा पूरा फ्रेम होना था उसका क्या पूरा फ्रेमवर्क रहेगा, उन सब पे चर्चा करने के लिए इस मिशन प्लान को लाया गया था। इसमें मेंबर थे हमारे तीन। कितने मेंबर थे हमारे? तीन मेंबर थे। 1946 में इस मिशन को इंडिया लाया गया था। ठीक है। तीन मेंबर के नाम क्या थे? जो पहला मेंबर था वो थे पैथिक लॉरेंस, सेकंड थे हमारे स्टेफोर्ड क्रिप्स, और थर्ड थे एवी अलेक्जेंडर। ये तीन मेंबर्स थे। ठीक है। इसमें बेसिकली सबको डिस्कशन हुआ कि कैसे ब्रिटिश पावर थी उसको इंडिया के हाथ में कैसे देना है। वो पूरा प्रोसेस का पूरा एक डिस्कशन इस कैबिनेट मिशन प्लान में हुआ था। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम इस मिशन प्लान से जुड़ा हुआ है, वो है लॉर्ड वेवल। ये मेंबर नहीं थे इस प्लान के। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या लॉर्ड वेवल मेंबर थे हमारे कैबिनेट मिशन प्लान के? नहीं, मेंबर नहीं थे, बट इनका इन्वॉल्वमेंट। क्लियर है? आगे देखते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज टेकन बैक इन विच ईयर? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ये तो हमें पता ही है ना? सॉल्ट सत्याग्रह हम सब ने सुना है। अब देखो, सिर्फ ईयर याद करने से कुछ नहीं होगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखिए। ईयर याद करने से कुछ नहीं होगा, हमें उसकी डेट भी पता होनी चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ हमसे ये नहीं पूछा गया है कि वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था, टेकन बैक, उसको वापस कब ले लिया गया था, उस मूवमेंट को बंद कब कराया गया था। तो उस मूवमेंट को बंद कराया गया था 7 अप्रैल 1934 में। 1930 में वो मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पूरा दांडी मार्च हुआ था, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से वो स्टार्ट किया था। अब इसे बंद क्यों कराया गया था? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि कोई भी जब मूवमेंट हो रहा है तो वो वॉयलेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल भी वॉयलेंट नहीं होना चाहिए, कोई किसी पे अटैक कर रहा है कुछ इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। जो चीज़ हो रही है वो नॉन वॉयलेंट होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से वो चीज़ होनी चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या करना स्टार्ट किया? औरतों पे अटैक करना स्टार्ट किया, बच्चों को मारना स्टार्ट किया। तो जब गांधी जी ने ये सब देखा, उनको तो था ना कि नॉन वायलेंट होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, वैसा कुछ हो नहीं रहा। तो उन्होंने बोल दिया कि इस मूवमेंट को यही बंद करो क्योंकि लोग मर रहे हैं इस मूवमेंट से। तो गांधी जी कॉल्ड इट ऑफ। कब? 7 अप्रैल 1934 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टू पार्टी सिस्टम? कौन सी कंट्री का टू पार्टी सिस्टम है? तीन टाइप के हमारे पार्टी सिस्टम होते हैं, तीन टाइप के हमारे पार्टी सिस्टम होते हैं। पहला होता है वन पार्टी या सिंगल पार्टी, सेकंड टू पार्टी, थर्ड होता है हमारा मल्टी पार्टी। पहले तो यही देख लो कि इंडिया कौन से सिस्टम में फॉलो करता है। इंडिया कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? इंडिया करता है मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो। कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? मल्टी पार्टी सिस्टम। मीनिंग क्या होता है इनका? जो वन पार्टी सिस्टम होता है कि मतलब जो गवर्नमेंट बनेगी, जिसके पास पॉलिटिकल पावर रहेगी, वो एक ही पार्टी में से बननी चाहिए। टू पार्टी मतलब दो पार्टी मिलके एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। कोलिशन हो सकता है ना, मिलके दो पार्टी एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी। मल्टी पार्टी मतलब तीन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा पार्टीज मिलके अपनी एक गवर्नमेंट बना रही है। इंडिया हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो करता है। तो
टू पार्टी सिस्टम कौन सी कंट्री फॉलो करती है? पाकिस्तान, इंडिया तो चलो नहीं करता, यूएसए या चाइना? ये करता है यूएसए। यूएसए और यूके मतलब इंग्लैंड, ये दोनों कंट्रीज ऐसी हैं जो टू पार्टी सिस्टम को फॉलो करती है। क्लियर है? और इंडिया कौन सा करता है? इंडिया हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम करता है। उसके बाद फ्रांस, रशिया, ये भी जो कंट्रीज हैं ये मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which provision of constitution provide power to parliament to establish a new state? कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि एक नया स्टेट स्टैब्लिश हो सकता है? ठीक है, नया स्टेट स्टैब्लिश करने के लिए कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 2 एंड 3, आर्टिकल 5 एंड 6, आर्टिकल 3 एंड 4, या फिर आर्टिकल 4 एंड 5? तो ये लिखा हुआ है हमारा, वन सेकेंड, आर्टिकल 2 एंड 3 में। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है आर्टिकल 2 एंड 3, उसमें ये सारे टॉपिक एड्रेस किए हुए हैं कि कोई नया स्टेट फॉर्म करना है, कोई नया स्टेट बनाना है, या किसी स्टेट की बाउंड्री को डिफाइन करना है, या उसके एरिया में थोड़ा कम ज़्यादा कुछ करना है, या फिर नेम चेंज के ऊपर जो बात आती है, वो सब आर्टिकल 2 और 3 में एड्रेस किया हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच एक्ट? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मतलब जो इलेक्टोरेट सिस्टम है सेपरेटली किसी के लिए लेकर आना है। किसके लिए लेकर आए थे पहले तो यही जान लो। पाकिस्तान के लिए आया था। जब 1906 के आसपास की बात है, जब इंडिया में बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि पाकिस्तान को अलग होना है, मुस्लिम अपनी एक मुस्लिम लीग अलग बन गई, है ना, इंडियंस अलग हो गए, तो तब एक एक्ट आया जिसके थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लेके आया गया पाकिस्तान के लिए। कौन सा एक्ट था वो? एक्ट 1909। जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1909, उसके थ्रू काफ़ी सारे चेंजेस आए इंडिया में। सबसे पहले तो उस एक्ट के थ्रू इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट बढ़ी, जो इंडियंस थे उनकी गवर्नेंस में इन्वॉल्वमेंट बढ़ी, उनको रिकॉग्नाइज करने लगे कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट ले सकते हैं, उनका इम्पोर्टेंस बढ़ी। ठीक है, तब मुस्लिम लोग तो ये समझ रहे थे ना कि अगर हम उस गवर्नमेंट सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो हम इंडियंस के नीचे ही रहेंगे, हम सबॉर्डिनेट रहेंगे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक नया इलेक्टोरेट सिस्टम आया, सबसे पहली बार ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस हुआ था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम किसके लिए आया था? मुस्लिम्स के लिए आया था। कौन से एक्ट के थ्रू आया था? 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के थ्रू आया था। इस एक्ट को मॉर्ली मेंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, मॉर्ली मेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इस क्लास में सिर्फ इतना ही। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम और भी डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस इज आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू सो मच।